हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम लोग डीएलएड प्रथम सेमेस्टर विज्ञान विषय के वर्ष 2015 से लेकर 2024 तक के सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। देखिए, आपके पेपर में प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 11 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, जिसका उत्तर 30 शब्दों में देना होता है और यह उत्तर बिल्कुल सही और सटीक रखना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विज्ञान के 2015 में प्रश्न नंबर 6 पूछा गया था, ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन कैसे होते हैं। तो देखिए, ठोस पदार्थों की आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। अगर वही बात कर ले द्रव, तो द्रव की आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होता है। और बात कर लें गैस का, तो गैस में आकृति और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, दूध किस प्रकार का मिश्रण होता है। तो दूध एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। प्रश्न नंबर 8, उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो उपापचय क्रिया दो प्रकार की होती है, एक है उपचय यानी कि एनाबोलिज्म और दूसरा है अपचय यानी कि कैटाबोलिज्म। प्रश्न नंबर 9, भूमिगत तने के रूपांतरण में अदरक के रूपांतरण का नाम लिखिए। तो इसका सही उत्तर होगा प्रकंद यानी कि राइजोम। प्रश्न नंबर 10, परागकण में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, परागकण में गुणसूत्रों की संख्या पौधे की प्रजाति पर निर्भर करती है। जैसे कि मटर में 14, टमाटर में 24, मक्का में 20, आलू में 48, तंबाकू में 48, गेहूं में 42। ये संख्या होती है अलग अलग पौधों में। आप इनमें से 3 या 4 याद करके अपने पेपर में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 11, जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं। तो इस प्रकार की गति को कहते हैं दोलन गति। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जितने भी उत्तर मैंने दिए हैं सभी उत्तर को संक्षिप्त और सटीक रखने का प्रयास किया हूँ, जिससे कि आप कम समय में अधिक से अधिक तैयारी कर सकें। तो चलिए अब देखिए, 2015 में एक और पेपर हुआ था, इसके प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रश्न नंबर 6, परमाणु किसे कहते हैं। तो देखिए, परमाणु किसी तत्व का वह सबसे छोटा कण होता है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। प्रश्न नंबर 7, चौड़ी मोटी तथा कटीली संरचना वाले मरुद्भिद पौधे का एक नाम लिखिए। तो सही उत्तर आप नागफनी का नाम लिख सकते हैं, कैक्टस या नागफनी। प्रश्न नंबर 8, घर्षण बल को कम करने के उपाय बताइए। तो घर्षण बल को कम करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। सतहों को चिकना किया जा सकता है, दूसरा है स्नेहक या लुब्रिकेंट्स का उपयोग करके, तीसरा है बियरिंग का प्रयोग करके। तो इन तीनों विधियों से, इन तीनों उपायों से आप घर्षण बल को कम कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं, पारदर्शी तथा अपारदर्शी को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, पारदर्शी क्या होता है, वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश पूरी तरह से आर पार जा सकता है और हम उनके माध्यम से देख सकते हैं, जैसे कि कांच, ये क्या होते हैं, पारदर्शी। अपारदर्शी क्या होता है, वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश बिल्कुल भी आर पार नहीं जा सकता और हम उनके माध्यम से नहीं देख सकते, ये क्या होते हैं, अपारदर्शी, जैसे कि लकड़ी या पत्थर। प्रश्न नंबर 10, ऊर्ध्वपातन से क्या तात्पर्य है, लिखिए। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो ध्यान से याद करिएगा। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है बिना तरल अवस्था में बदले। यानी कि अगर वह ठोस है तो तरल में बदले बिना ही सीधे गैस में बदल जाता है, तो उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। और इसका उदाहरण है कपूर, नेपथलीन, इस तरीके के आयोडीन भी, ये सब ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। अब प्रश्न नंबर 11 की ओर आते हैं, परागकण में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। देखिए, यह प्रश्न 2015 में भी पूछा गया था, 10वां प्रश्न था। तो परागकण में गुणसूत्रों की संख्या पौधे की प्रजाति पर निर्भर करती है। जैसे कि मटर में 14, टमाटर में 24, मक्का में 20, आलू में 48, तंबाकू में 48, गेहूं में 42। इस तरीके से अलग अलग पौधों में अलग अलग गुणसूत्रों की संख्या देखने को मिलेगी। विज्ञान 2016 का प्रश्न नंबर 6 है, घर्षण बल किसे कहते हैं, लिखिए। तो देखिए, घर्षण बल वह बल है जो दो सतहों के बीच संपर्क में आने पर उनकी सापेक्ष गति का विरोध करता है। प्रश्न नंबर 7, पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन विधियों का नाम लिखिए। तो देखिए, विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, कायिक प्रवर्धन, ये पौधों में अलैंगिक प्रजनन की कुछ विधियां हैं जिनको आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, पत्तियों का मुख्य कार्य लिखिए। तो देखिए, पत्तियों का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाना है। इसके अलावा पत्तियां श्वसन और वाष्पोत्सर्जन का कार्य भी करती हैं। प्रश्न नंबर 9, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर लिखिए। तो देखिए, ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से बिना तरल अवस्था में आए सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है। उदाहरण के लिए कपूर और नेपथलीन की गोलियां। प्रश्न नंबर 10, घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती है। तो उसमें गति होती है घूर्णन गति। प्रश्न नंबर 11, हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, नाम लिखिए।
तो हमारे शरीर में कुल 5 ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। प्रश्न नंबर पेपर 2017 का प्रश्न नंबर 6, जलीय पौधे के तने एवं पत्ती की एक एक विशेषता बताइए। तो तने की विशेषता देख लीजिए। जलीय पौधों के तने खोखले और स्पंजी होते हैं, जिसके कारण वो पानी में आसानी से तैर सकते हैं। और पत्ती की क्या विशेषता है? इनकी पत्तियां मोम जैसी चिकनी या मोम जैसी परत वाली होती हैं, जिससे कि वे पानी में सड़े नहीं। अब प्रश्न नंबर 7 की ओर आते हैं। कीट बच्ची पौधे की विशेषता व नाम लिखिए। तो कीट बच्ची पौधे की विशेषता क्या होती है कि ये पौधे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, जैसे कि घटपर्डी यानी कि पीचर प्लांट और वीनस फ्लाईट्रैप। ये क्या है? कीट भक्षी पौधे के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 8, वृत्तीय गति व घूर्णन गति का एक एक उदाहरण लिखिए। तो देखिए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, यह वृत्तीय गति का उदाहरण हो गया, और लट्टू का घूमना, यह घूर्णन गति का उदाहरण हो गया। प्रश्न नंबर 9 है, सरसों के पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। देखिए, या तो सरसों का पूछा जाए या सिंपली पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम पूछ लिया जाए। केवल पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम बताइए, ये भी लिखा हो तो भी सेम उत्तर होगा। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर जो कि पुष्प का नर भाग होता है, और स्त्री केसर जो कि पुष्प का मादा भाग होता है। ये सभी पुष्प के विभिन्न अंग हैं। प्रश्न नंबर 10, डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के डिग्री सेंटीग्रेड में किस सीमा तक के अंतर्गत ताप माप सकते हैं? तो हम 35 अंश सेल्सियस से लेकर 42 अंश सेल्सियस तक की सीमा के अंदर ताप को माप सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 की ओर आते हैं। पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियों के नाम लिखिए। देखिए, यह प्रश्न 2016 का 7वां प्रश्न भी पूछा गया था। तो देखिए, पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की कुछ विधियां कौन कौन सी हैं? विखंडन है, मुकुलन है, बीजाणुजनन है और कायिक प्रवर्धन है। अब 2018 की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 6, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7, पुष्प के नर अंग का नाम लिखिए। तो पुंकेसर जो है ये पुष्प का नर अंग है। और अगर वहीं पूछा जाए कि मादा अंग का नाम बताइए, तो वह होता है स्त्री केसर। प्रश्न नंबर 8, पत्तियों का मुख्य कार्य लिखिए। तो देखिए, पत्तियों का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाना है। इसके अलावा पत्तियां श्वसन और वाष्पोत्सर्जन का कार्य भी करती हैं। प्रश्न नंबर 9, विद्युतीय बल किसे कहते हैं? तो देखिएगा, विद्युतीय बल दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल होता है। प्रश्न नंबर 10, ऊर्ध्वपातन से क्या तात्पर्य है लिखिए। देखिए, ये 2016 और 2015 के सेकेंड पेपर में भी पूछा जा चुका है। तो देखिए, ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है बिना तरल अवस्था में आए। उदाहरण के लिए कपूर और नेपथलीन की गोलियां। अब प्रश्न नंबर 11 की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग सहायक हैं? तो आप देखिए, इस प्रश्न का उत्तर सिंपली लिख सकते हैं कि मछली के जल में रहने के लिए गलफड़े, पंख और धारा रेखीय शरीर, ये अंग अनुकूलन में सहायक हैं। इसके अलावा थोड़ा विस्तार करना चाहें तो लिख सकते हैं गलफड़े किस लिए? सांस लेने के लिए, और पंख तैरने के लिए, और धारा रेखीय शरीर पानी में आसानी से चलने के लिए अनुकूलन में सहायक होते हैं। अब 2019 का पेपर देख लीजिए। प्रश्न नंबर 6, पुष्प के मादा अंग का नाम पूछ लिया गया है। तो पुष्प के मादा अंग का नाम होता है स्त्री केसर, या इसी को अंडक भी बोला जाता है। प्रश्न नंबर 7, सजीव का एक लक्षण लिखिए। तो सजीव के तो बहुत से लक्षण होते हैं, जैसे में कि वृद्धि करना, पोषण लेना, प्रजनन करना, इस तरीके से बहुत से लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर एक लक्षण लिखा गया है, सजीव का जो प्रमुख लक्षण है वो प्रजनन। प्रजनन क्या होता है? अपनी जैसी संतान उत्पन्न करना। आप इसको लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतुओं के दो दो नाम लिखिए। तो शाकाहारी जंतु में गाय, भैंस, और मांसाहारी में लिख सकते हैं आप शेर और बाघ। प्रश्न नंबर 9, घर्षण बल किसे कहते हैं? 2016 का 6ठा प्रश्न। तो देखिए, घर्षण बल वह बल है जो दो सतहों के बीच संपर्क में आने पर उनकी सापेक्ष गति का विरोध करता है। प्रश्न नंबर 10, पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं? तो पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। प्रश्न नंबर 11, समय का मानक मात्रक क्या है? तो समय का मानक मात्रक सेकेंड होता है। अब 2020 की पेपर की ओर चलते हैं। विज्ञान 2020 का प्रश्न नंबर 6 पूछा गया है, द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए।
तो द्विलिंगी मतलब दो लिंग होगा उसमें, सिंपल सी बात है। एक लिंगी होगा तो एक लिंग होगा, या तो उसमें नर भाग होगा या मादा भाग होगा। अब द्विलिंगी है तो दोनों भाग होगा। चलिए देख लीजिए डेफिनेशन। द्विलिंगी पुष्प वह होता है जिसमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग एक ही फूल में मौजूद होते हैं। दोनों प्रजनन अंग कौन कौन से? पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर पुरुष का नर भाग, पुरुष का भाग होता है, और स्त्री केसर मादा वाला भाग होता है। तो ये दोनों ही एक ही फूल में मौजूद होते हैं, तो उसको हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। और यदि दोनों में से कोई एक पाया जाए तो उसको एक लिंगी पुष्प कहा जाएगा। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं आप, सरसों, गुड़हल, गुलाब, ये क्या है? ये द्विलिंगी पुष्प हैं। प्रश्न नंबर 7, वर्धी प्रजनन जिसको कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं, तो पूछा जा रहा है कि वर्धी प्रजनन या कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो देखिए, वर्धी प्रजनन या कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पौधों के जड़, तने या पत्ती जैसे कायिक भागों से नया पौधा विकसित होता है। नॉर्मली क्या होता है कि पौधे बीज से विकसित होते हैं, लेकिन कुछ पौधों में उनके जड़, तने, पत्तियों का उपयोग करके आप नए पौधे को तैयार कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं आप कि आलू की आँख से नया पौधा उगना। आप आलू को काट काट के आप लगा देते हैं मिट्टी के अंदर, तो उससे एक नया पौधा बन जाता है। गुलाब का आप तना ले लेते हैं, उस तने से कलम लगाकर आप नया गुलाब का पौधा तैयार कर सकते हैं। और देखिए, ब्रायोफिलम, बेगोनिया और ब्रायोफिलियम में क्या होता है, उनकी पत्तियों से अब नया पौधा उगाया जा सकता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। दोलन गति किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो देखिए, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे गति करती है तो उसे दोलन गति कहते हैं। उदाहरण के लिए, दीवार घड़ी के पेंडुलम की जो गति होती है, यह दोलन गति होती है। प्रश्न नंबर 9, पेशीय बल किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। जब जब किसी वस्तु को हाथों, पैरों या शरीर की मांसपेशियों यानी कि मसल्स की सहायता से खींचा या धक्का दिया जाता है तो जो बल लगाया जाता है उसे पेशी बल कहते हैं। उदाहरण के लिए, चलना, दौड़ना, कूदना या किसी वस्तु को उठाना, ये किसका उदाहरण है? पेशी बल का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 10, पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस के बारे में, इसका निश्चित आकार और आयतन होता है, जैसे कि बर्फ। द्रव में देखिए, इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, जैसे कि पानी। अब गैस में देखिए, इसका न तो निश्चित आकार होता है और न ही निश्चित आयतन होता है, जैसे कि जलवाष्प। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। अनुकूलन किसे कहते हैं, यह प्रश्न भी 2 बार पूछा जा चुका है। देखिए, अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई जीव या प्रजाति अपने विशेष पर्यावरण में बेहतर ढंग से जीवित रहने और प्रजनन करने के लिए अपनी संरचना, कार्यप्रणाली या व्यवहार में समय के साथ विकास करती है या परिवर्तन करती है। अब 2022 का पेपर देखते हैं। विज्ञान 2022 में प्रश्न नंबर 6 पूछा गया है, पौधों की पत्तियों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है 6CO2 प्लस 6H2O, ये मिलते हैं तो क्या बनता है। यहाँ पर आप बीच में लिखिएगा एरो के ऊपर सूर्य का प्रकाश और नीचे लिखिएगा पर्ण हरित। इन दोनों की उपस्थिति में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O, ये मिलके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो इसका सूत्र देख लीजिए, 6CO2 प्लस 6H2O मिलते हैं तो क्या बनता है, C6H12O6 प्लस 6O2, ये आपका समीकरण है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर एक कण आधा चक्कर लगाता है तो इस दशा में कण द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं यहाँ पर किया गया है। देखिए, तय की गई दूरी कैसे निकालेंगे। देखिए, एक कण है जो वृत्ति पथ पर चल रहा है, ये वृत्त बना लेंगे आप। सपोज करिए कण यहाँ पे है और वह आधा चक्कर ही लगाता है, तो आधा चक्कर लगाने का मतलब क्या हुआ कि वह यहाँ से चलकर यहाँ आ गया है, यही तो हुआ। इस वृत्त पर ही चलेगा, वो यहाँ से चलकर यहाँ आ गया है। तो अब देखिए, तय की गई दूरी क्या होगा, इस पूरी परिधि का, इसके सर्कमफेरेंस का आधा ही तो होगा। तो आधे चक्कर में तय की गई दूरी बराबर वृत्त की परिधि का आधा। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, उसका आधा करेंगे तो πr। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, और आर की वैल्यू तो दे ही रखा है कि 4 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका 12.56 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई, तय की गई दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब विस्थापन पूछा जा रहा है, तो देखिए विस्थापन क्या होता है, आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की सीधी दूरी, सीधी लंबाई। तो यहाँ से यहाँ तक, यही तो है, आरंभिक बिंदु यहाँ पे था
और अंतिम बिंदु यहाँ पे था। तो इसके बीच की दूरी ये है, जो कि इस वृत्त का व्यास होगा। क्या होगा? इस वृत्त का व्यास। और त्रिज्या दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो व्यास हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो विस्थापन कितना आएगा? 8 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं, सॉल्यूशन में देख लीजिए इस बार इसको। आधे चक्कर में विस्थापन के बारे में क्या लिखा गया है? आधे चक्कर में विस्थापन जो होगा वृत्त के व्यास के बराबर होता है, इसलिए विस्थापन बराबर 2 गुणा आर, क्योंकि व्यास आर का त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो 2 गुणा 4 सेंटीमीटर बराबर 8 सेंटीमीटर। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। पुष्प के मुख्य 4 भागों के नाम लिखिए। तो पुष्प के मुख्य 4 भाग कौन कौन से हैं? बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। प्रश्न नंबर 9, पत्ती के प्रमुख भागों का नाम लिखना है। तो पत्ती के प्रमुख भाग हैं पर्णवृंत, पेसियोल, पर्णफलक लेमिना, मध्य सिरा मिडरीफ, सिराएं विंस। प्रश्न नंबर 10 की ओर आते हैं। 1 माइक्रोमीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं? तो 1 माइक्रोमीटर में 10⁶ पिकोमीटर होते हैं, यानी 10⁻⁶ पिकोमीटर। प्रश्न नंबर 11, बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास मापन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वर्नियर कैलिपर का उपयोग किया जाता है। अब 2023 का पेपर देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 6, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं? देखिएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसको हिंदी में आप वर्षा जल संचयन भी बोल सकते हैं, वर्षा के जल को इकट्ठा करने और भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहित करने की एक विधि है, ताकि भूजल स्तर को बढ़ाया जा सके। यह है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग। प्रश्न नंबर 7, गति का तृतीय नियम क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए। तो तृतीय नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यही क्या है? गति का तृतीय नियम है, जिसको न्यूटन ने दिया था। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं आप, जैसे नाव से कूदते समय व्यक्ति आगे की ओर कूदता है और नाव पीछे की ओर चली जाती है। तो इसमें कौन सा नियम है? न्यूटन के गति का तृतीय नियम है। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा, पदार्थ की कौन सी अवस्था है जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति अनिश्चित होती है? तो ये तरल अवस्था यानी कि द्रव की अवस्था है, जिसमें ये स्थिति देखने को मिलती है। वहीं ठोस की बात करें तो ठोस का आयतन और आकृति दोनों निश्चित होता है। गैस की बात करें तो गैस में आयतन और आकृति दोनों ही अनिश्चित होता है। प्रश्न नंबर 9, दोलन गति किसे कहते हैं? उदाहरण सही समझाइए। 2020 का 8वां प्रश्न। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे गति करती है तो उसे दोलन गति कहते हैं। जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति, ये क्या होती है? दोलन गति होती है। प्रश्न नंबर 10, यौगिक किसे कहते हैं? देखिए, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। ठीक है, यौगिक को आप 2 या 2 से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात लेकर रासायनिक संयोग के माध्यम से बना सकते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख दीजिए H2O यानी कि जल, NaCl यानी कि साधारण नमक। इस तरीके से एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 11, मृतोपजीवी से आप क्या समझते हैं? मृतोपजीवी ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन मृत या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। अब आते हैं विज्ञान 2024, ये अंतिम पेपर है। प्रश्न नंबर 6, हरे पौधों को स्वपोषी एवं जंतुओं को परपोषी क्यों कहा जाता है? देखिए, स्वपोषी क्यों कहा जाएगा? हरे पौधे अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। वहीं अगर बात करें हम लोग परपोषी क्यों कहा जाता है, तो जंतु अपना भोजन पौधों या अन्य जंतुओं से प्राप्त करते हैं, इसलिए उन्हें परपोषी कहा जाता है। अब प्रश्न नंबर 7, जड़त्व का नियम क्या है? जड़त्व का नियम क्या है? तो देखिए, जड़त्व के नियम को न्यूटन का प्रथम नियम भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। अब देख लेते हैं नियम क्या है। ये नियम बताता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम में ही रहेगी, और यदि वह एक समान गति से सीधी रेखा में चल रही है तो वह चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, ध्यान में रहेगा आपको जड़त्व का नियम, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसी को न्यूटन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8, आसवन से आप क्या समझते हैं? तो आसवन, देखिए, जैसे आप खाना बनाते हैं तो कुकर से जो वाष्प निकलती है, उस वाष्प के ऊपर आप कोई ठंडी प्लेट रख दीजिए, तो जो वाष्प है वो फिर से वाटर ड्रॉपलेट मतलब पानी की बूंदों के रूप में बदल जाएगी। तो इसी प्रक्रिया को आसवन बोलते हैं, मतलब एक द्रव का वाष्प में बदलना, फिर उस वाष्प से फिर से उसको द्रव में बदल देना, इसी को आसवन कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ पढ़ लीजिए, आसवन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी तरल को गर्म करके वाष्प में बदला जाता है, फिर उस वाष्प को ठंडा करके शुद्ध तरल के रूप में संघनित किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, घर्षण बल क्या होता है? देखिए, यह प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछा गया, 2016 में भी, 2019 में भी। तो घर्षण बल वह बल है जो 2 संपर्क सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है।
प्रश्न नंबर 10, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ये देखिए इन सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है बिना तरल अवस्था में आए। तो उदाहरण के रूप में कपूर और नेपथलीन की गोलियां। प्रश्न नंबर 10 हो गया। अब प्रश्न नंबर 11, अनुकूलन को परिभाषित कीजिए। तो देखिए अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन जीवों की वह क्षमता है जिसके कारण वे अपने पर्यावरण में बेहतर ढंग से जीवित रहने और प्रजनन करने के लिए अपने शरीर की संरचना या कार्यप्रणाली में बदलाव लाते हैं या परिवर्तन लाते हैं। तो दोस्तों ये रहा विज्ञान के वर्ष 2015 से लेकर 2024 तक के सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, नमस्कार।